गया तो 18 बच गया, 8 में से 2 गया, यहाँ 2 हो गया, इतना जूल। 2.18 10 to the power minus 19 जूल। 2.18 10 to the power, अब 2.18 हम लोग बोल रहे हैं, 2.18 2.18 10 to the power minus 9, 2.18 3.18, अच्छा ठीक है, यहाँ 3.18 होगा, सॉरी यहाँ 3.18 होगा, ओके। तो 3.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, दैट इज 3.18 को 3.2 लिखा हुआ है, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, वहां 2.18 नहीं होगा, 3.18। क्लियर है? तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको खुद से ही करना है, ठीक है, खुद से करना है। और आप प्रोसेस आपके सामने एकदम सिंपल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप जितना कोई भी पढ़े हैं सबको ये इक्वेशन मालूम कि काइनेटिक एनर्जी हमको मैक्सिमम किसी फोटो इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो एनर्जी में से वर्क फंक्शन माइनस करना है, एनर्जी में hc बाई लैम्डा लिख लेना, वर्क फंक्शन w है, सबको एक यूनिट में रखना है बस। जैसे h आप जूल में ले रहे हैं तो वर्क फंक्शन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मत छोड़िए, उसको जूल में बदल लीजिए। जूल में बदलने के लिए आपको डाटा सब पहले से अवेलेबल है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, ये सब याद रखना होगा, ठीक है, तब ना न्यूमेरिकल बनेगा। चलो थोड़ा और आगे, ठीक है। व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल and the light of wavelength 4000 angstrom generate photoelectrons of velocity this from it, सारा डाटा दिया। व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, मेटल का वर्क फंक्शन आपको बताना है। एक वेवलेंथ दिया हुआ है, एक वेवलेंथ दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रम, आपको वर्क फंक्शन बताना है, और फिर आपको जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत सिंपल वे से तो हम तुमसे यही बोलेंगे कि जैसा कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ाया गया है, हम लोग ऐसा पढ़े थे कि दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ये हम लोग सीखे हैं। आपको अगर W निकालना है, अगर आपको W निकालना है तो लेफ्ट हैंड साइड में W भेज दीजिए काइनेटिक एनर्जी को, राइट हैंड साइड में तो E में से काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दीजिए, यही तो कंसेप्ट है। अब आपको अगर यहाँ पे टोटल एनर्जी लिखना, देखिए हम यहाँ से चल रहे हैं वर्क फंक्शन, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आप hc बाई लैम्डा यूज करें क्योंकि लैम्डा दिया हुआ है, और जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला आप हाफ mv स्क्वायर यूज करें। तो डाटा हम पुट कर दे रहे हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, स्पीड ऑफ लाइट आप 3 इंटू 10 टू द पावर 8 लेंगे, जो आपका वेवलेंथ है वो 4000 एंगस्ट्रम है, तो 4000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 लेंगे, सब एसआई में। तो आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एसआई में लेना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में क्या मेंशन है देख लो एक बार, तो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, लेफ्ट हैंड साइड टॉप में देखो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी में है, और स्पीड में आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही मेंशन है 6 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर लेना है। अब देखिए खुद से कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, मेरा कैलकुलेशन से आपको कोई फायदा नहीं हो जाएगा, हम बस एक आंसर ले जाके टिक करा देंगे, ABCD कुछ हो जाएगा, लेकिन हम चाहेंगे एकदम दिमाग स्थिर करके आप खुद से इसको कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर जरूर आ जाएगा, बस कैलकुलेशन ठीक कीजिएगा, ठीक है। कंटेंट समझो, कंसेप्ट समझो, कैलकुलेशन तो आपको करना होगा, करना होगा, मेरे करने से आपको इतना सा भी फायदा नहीं तो हम कर देते, ठीक है। आप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, उसी से आपका है ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ हम इस तरह का लंबा चौड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, आंसर आता है। डोंट यूज कैलकुलेटर, कभी नहीं, अपने से, ठीक है। अब कैलकुलेटर का आंसर बताना है तो हमको तो पहले से आंसर पता है,
कि मान लो हमें अभी बुक खोलेंगे, अभी पता चल जाएगा ABC है या D, हम मार देंगे टिक, उससे कौन फायदा? कैलकुलेशन कीजिए, खुद से कीजिए, ठीक है? मेथड समझिए, कैलकुलेशन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of the shortest wavelength of two spectral series of hydrogen spectrum is found to be about 9. The spectral series are, पहले तो आप एक दो लाइन समझ लीजिए। कोई भी जब आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल लाइन का बात करते हैं ना, तो जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है उसके लिए इलेक्ट्रॉन को जंप करना पड़ता है इंफिनिटी से उसके फर्स्ट ऑर्बिट में, मतलब उस सीरीज का फर्स्ट ऑर्बिट। जैसे लाइमन सीरीज में अगर आप चाहते हैं कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला लाइन क्रिएट हो, देखिए हम कुछ लिख रहे हैं, हम इधर लिखेंगे सीरीज का नाम, फिर इधर लिखेंगे उसका इनिशियल ऑर्बिट, फिर यहां लिखेंगे उसका फाइनल ऑर्बिट। किसके लिए? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए, कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इमिट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां जंप करना पड़ेगा। सही है? और चलो पहले इतना करते हैं। तो अगर मेरे पास जस्ट एक सीरीज बनाने दो, देखो अब ध्यान से देखो। सबसे पहला है मेरे पास लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में अगर आप शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहते हैं तो इनिशियल ऑर्बिट इंफिनिटी होगा और फाइनल ऑर्बिट फर्स्ट होगा। इसके बाद हम लोग के पास बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए इंफिनिटी होगा और फाइनल ऑर्बिट सेकंड होगा। इसके बाद हम लोग के पास पैस्चन सीरीज, इनिशियल ऑर्बिट इंफिनिटी होगा, फाइनल ऑर्बिट 3 होगा। उसके बाद हम लोग के पास ब्रैकेट सीरीज, डबल टी ब्रैकेट सीरीज इंफिनिटी से 4 में जंप करेगा। उसके बाद हम लोग के पास पी फंड सीरीज, उसके बाद हम लोग के पास पी फंड सीरीज। तो अगर पी फंड सीरीज में आप चाहते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो इंफिनिटी से सीधा 5 में जंप करेगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है ना, तो उसमें जो उसका वेवलेंथ इमिट होता है दैट कैन बी गिवन बाय रेडबर्ग इक्वेशन। According to Rydberg equation, आप पढ़े हैं ऐसा, 1/λ इज इक्वल्स टू Rydberg कांस्टेंट इनटू z स्क्वायर 1/, आप इसको अगर पॉजिटिव साइन के साथ लिखना चाहते हैं तो फाइनल ऑर्बिट का स्क्वायर माइनस इनिशियल कर लीजिए, और अगर आप निगेटिव आने दीजिए क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा तो माइनस आएगा, कोई मतलब है नहीं उसका, तो आप इसमें लिखते हैं फाइनल ऑर्बिट का स्क्वायर माइनस इनिशियल ऑर्बिट का स्क्वायर। ओके, ये आता है, ठीक है? अब तुम हर जगह वेवलेंथ लिख लो, जरा गौर से देखो। तुम हाँ हाइड्रोजन है तो ये जेड का वैल्यू अगर तुम चाहोगे तो 1 लिख लो, तो आपके पास देखते चलिएगा। इस केस में मेरा 1/λ, अगर हम लाइमन सीरीज का बात करें तो रेडबर्ग कांस्टेंट है 1/ इनिशियल ऑर्बिट का स्क्वायर, सॉरी फाइनल ना, फाइनल ऑर्बिट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और इनिशियल स्क्वायर, और इनिशियल ऑर्बिट का स्क्वायर मतलब इंफिनिटी का स्क्वायर। क्या ये सॉल्व होके RH 1/1 रहा, -0, खत्म। इसी तरह अगर हम लोग 1/λ बाल्मर सीरीज का लिखें तो वो होगा रेडबर्ग कांस्टेंट। देखो भाई फाइनल ऑर्बिट में यहाँ 1 का स्क्वायर है, ये देखने में 12 जैसा लग रहा है, ये 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 2 का स्क्वायर और -1 इंफिनिटी का स्क्वायर, ये इंफिनिटी का स्क्वायर फिर से 0, तो क्या ये RH 1/4 हुआ?
ठीक है, 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ जाओ, लेमन बाल्मर पैस्चन सीरीज, तो ये आ जाएगा आर एच, उसका फाइनल ऑर्बिट है 3 का स्क्वायर और -1 बाई इंफिनिटी का स्क्वायर, इंफिनिटी का स्क्वायर 0, तो आ जाएगा आर एच इंटू 1/9। उसके बाद आ जाएगा 1 बाई पैस्चन के बाद लाइमन बाल्मर पैस्चन ब्रैकेट सीरीज, यह आ जाएगा आर एच 1/4 का स्क्वायर और -1 बाई इंफिनिटी का स्क्वायर, फिर से 1 बाई इंफिनिटी का स्क्वायर 0 हो गया, तो यह आर एच इंटू 1/16 आ गया। और लास्ट वाला में आएगा पी फंड विच इज इक्वल्स टू आर एच 1/5 का स्क्वायर एंड 1 बाई इंफिनिटी का स्क्वायर, एंड इट इज आर एच टाइम्स ऑफ 1/25, ये चीज आ गई। तो आप ये सारा का सारा डाटा अगर एनालाइज करेंगे तो आपको लगभग आंसर मिल ही गया है। आप जरा गौर कीजिए, आपको है ना 2 वेवलेंथ का रेशियो अबाउट 9 आना चाहिए था, 9। अब देखो तो लाइमन को तुम लोग बाल्मर के साथ अगर रेशियो निकालते हो, देखो अगर हम लोग एक एक क्वेश्चन के हिसाब से जाने, एक एक ऑप्शन के हिसाब से, लाइमन पास्चन है ब्रैकेट पी फंड है, पास्चन पी फंड है, बाल्मर ब्रैकेट है, तो लाइमन और पास्चन, मेरा तो पहला ही ऑप्शन में आंसर दिख रहा है। देखिए ना, ये वाला पहला ऑप्शन में आंसर हमको दिख रहा है, क्योंकि देखो लाइमन का जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो आर एच बाई 1 है और पास्चन का जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है उसमें आर एच बाई 9 है ना। तो चलो हम पहला ही ऑप्शन आपके लिए रखते हैं, जगह नहीं है, राइट हैंड साइड में काम कर लेते हैं, थोड़ा ग्रीन से कर लेते हैं कुछ। देखिए, अगर हम 1 बाई लैम्डा ऑफ लाइमन लेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे 1 बाई लैम्डा ऑफ पैस्चन, तो ऊपर में आएगा आर एच इंटू 1/1 और नीचे में आएगा आर एच इंटू 1/9। सही जा रहे हैं? हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हारे पास ये लैम्डा ऑफ पास्चन ऊपर चला गया और लैम्डा ऑफ लाइमन हम लोग का नीचे आ गया, तो ये 9 ऊपर चला गया, नीचे 1 हो गया। ठीक है, आर एच कट गया, ये 9 ऊपर चला गया, आर एच कहाँ आ गया भाई, आर एच और आर एच कट गया, ये 9 ऊपर चला गया। तो आपसे पूछा गया है कि लैम्डा ऑफ पास्चन जो है और लैम्डा ऑफ लाइमन जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में है वो हम लोगों का 9:1 आ रहा है, एकदम सही। ठीक है, तो आपका पहला ही आंसर आ जाएगा। वैसे अगर आप चाहेंगे तो यहाँ हर सीरीज को आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, ब्रैकेट और पी फंड, सबको चलो दिमाग लगाओ। देखो यहाँ अगर हम ब्रैकेट और पी फंड का रेशियो निकालते हैं, ये देखो ब्रैकेट और पी फंड का अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं इन दोनों में, देखो तो एक में है आर एच बाई 16 और एक में आर एच बाई 25, क्या ये रेशियो 25:16 मिलता? 25:16 मिलता। तो अगर क्वेश्चन में 25:16 बात होता तो यही आंसर होता है। अच्छा, लाइमन का अगर हम ब्रैकेट के साथ बात करें तो लाइमन है आर एच बाई 1 और ब्रैकेट में आर एच बाई 16, तो अब ये रेशियो 16:1 मिलता। तो अगर क्वेश्चन 16:1 बोलता तो आपका लाइमन और ब्रैकेट वाला आंसर होता है। समझे? तो इस तरीके से दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? सही। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन द विजिबल रीजन। एकदम आसान क्वेश्चन। विजिबल रीजन में कौन आता है भाई? बाल्मर सीरीज आता है। याद कीजिए, लाइमन होता है अल्ट्रावायलेट, बाल्मर होता है विजिबल, और उसके बाद पास्चन ब्रैकेट और पी फंड, पास्चन ब्रैकेट और पी फंड, ये तीनों होता है इंफ्रारेड रीजन। तो आपसे विजिबल पूछा है, सो बाल्मर सीरीज योर आंसर। अगर लाइमन पूछ लेता, मतलब अल्ट्रावायलेट पूछ लेता, तो लाइमन सीरीज आंसर। अगर इंफ्रारेड पूछ लेता तो पास्चन और ब्रैकेट आंसर। क्लियर है? तो जैसा क्वेश्चन उस हिसाब से आंसर, बाल्मर सीरीज।
क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 2 to n इक्वल्स टू 1 विल प्रोड्यूस द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। किसमें सबसे छोटा वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा? देखिए, अकॉर्डिंग टू रेडबर्ग इक्वेशन, आप अगर रेडबर्ग इक्वेशन के सहारे चलते हैं ना, तो आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आप पढ़े हैं, 1 by लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू एटॉमिक नंबर का स्क्वायर 1 by फाइनल ऑर्बिट का स्क्वायर -1 by इनिशियल ऑर्बिट का स्क्वायर। देखने वाली बात यह है कि हर केस में इलेक्ट्रॉन 2 से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर तुम जाओगे तो फॉर ईच स्पीसीज, हर स्पीसीज के लिए इनिशियल ऑर्बिट 2 है एंड फाइनल ऑर्बिट 1 है। तो इसका मतलब एकदम सिंपल होता है कि जो मेरा वेवलेंथ है ना, वो जेड स्क्वायर के साथ इनवर्सली है। जो मेरा वेवलेंथ है वो जेड स्क्वायर के साथ इनवर्सली है। बाकी सब तो पैरामीटर कांस्टेंट है। जेड स्क्वायर के साथ इनवर्सली, बाकी सब तो पैरामीटर कांस्टेंट है। तो जिसका जेड ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ छोटा होगा, जिसका जेड ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ छोटा होगा। आपसे पूछा गया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो जेड का ऑर्डर, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, हीलियम का जेड कितना है भाई? 2 है। हाइड्रोजन का जेड कितना है? तो 1 है। हाइड्रोजन प्लस का जेड कितना है? इसका भी 1 है। लेकिन हम लोग तो इसको लेंगे ही नहीं क्योंकि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है। लिथियम 2+ का जेड कितना है? 3 है। तो जिसका जेड सबसे ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो जेड सबसे ज्यादा है लिथियम +2 का, उससे कम है हीलियम प्लस का, उससे कम है हाइड्रोजन का, ये जेड है। तो वेवलेंथ जस्ट इसका उल्टा ऑर्डर होगा। सबसे छोटा वेवलेंथ होगा लिथियम +2 में, उससे बड़ा वेवलेंथ होगा हीलियम प्लस में, और सबसे बड़ा वेवलेंथ होगा हाइड्रोजन में। तो यहाँ पे सबसे छोटा वेवलेंथ दैट इज लिथियम +2, दैट इज लिथियम +2। कंसेप्ट समझ में आया? देखिए, सबका ऑर्बिट फिक्स है कि 2 से 1 में जंप करना है। अगर सबका ऑर्बिट नंबर फिक्स है कि 2 से 1 में ही जंप करना है, तो आपका वेवलेंथ ऑर्बिट नंबर पे वैरी नहीं करने वाला। आपका वेवलेंथ एटॉमिक नंबर से वैरी करेगा, जेड से वैरी करेगा। तो जिसका जेड ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ छोटा होगा, ठीक है। ट्वेंटी 29 में लिखा है an electron can move only in those orbits for which its angular momentum is integral multiple of, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल होता है तभी है ना ऑर्बिट्स के अंदर वो एग्जिस्ट करता है। तुमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन एग्जिस्ट करेगा, ये आपको बताना है। देखिए, बोर्स थ्योरी के हिसाब से हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि दैट एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, या n कोई इंटीजर आना चाहिए। अब पहला ऑप्शन रख लीजिए, क्या पहला ऑप्शन में लग रहा है कि n कोई इंटीजर आएगा? जैसे अगर आप ए ऑप्शन को चेक करते हैं h/4π, इसको अगर आप h/2π लिखते हैं तो आगे आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो पॉसिबल है नहीं। अब भी ऑप्शन में आइए, h/2π, क्या हम h/2π लाने के लिए इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में ये पॉसिबल है, तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर ये पॉसिबल है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में दिस इज पॉसिबल। वैसे अगर आप सी भी चेक करना चाहें तो सी में h/√2π है। क्या आप h/2π को, यहां पर h/2π को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये √2 बच जाएगा? इंटीजर तो नहीं होगा ना, इंटीजर नहीं होगा। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √2 से। √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब ये √2 यहाँ वाला इसके साथ कट के है ना, यहाँ पे √2 छोड़ेगा। तो अब √2 इंटीजर थोड़ी ना है।
इसी तरह डी भी नहीं होगा, तो बी आंसर इज करेक्ट। h/2 ये होगा, h/2 ये होगा, सही है। फर्स्ट ऑर्बिट में होगा इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में होगा इलेक्ट्रॉन। लिखा है द रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर्स ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ द बोर्स रेडियस ए नॉट इन lithium-2+, इन lithium-2+। देखिए हम आपको कुछ लिखना चाहते हैं, हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं। फॉर एनी स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज के लिए जब आप रेडियस इन nth ऑर्बिट लिखते हैं ना, तो आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया r0 इंटू n²/z, याद आ रहा है। ये r0 तुम्हारे क्वेश्चन में बोर्स रेडियस कहलाता है। ये जो r0 है ना, इसको हम लोग बोर्स रेडियस कहते हैं। ये एक्चुअली बोर्स का रेडियस है। और ये बोर्स रेडियस कहते किसको है? ये बोर्स रेडियस कुछ और नहीं होता, ये होता है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ H एटम। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है उसी को बोर्स रेडियस कहते हैं, r0 कहते हैं। क्वेश्चन में इसको a0 लिखा हुआ है, तो हम लोग a0 कर लेंगे। लेकिन अब आपके क्वेश्चन में स्पीसीज कौन है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर तुम जाओगे ना, तो तुम्हारे पास lithium+2 है स्पीसीज, द रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर्स ऑर्बिट, और आपके पास यहां से आपको z का वैल्यू 3 मिल गया और सेकेंड ऑर्बिट तो n का वैल्यू 2 मिल गया। अब आप यहां से लिखिए इसका रेडियस। लिथियम z का वैल्यू 3 एटॉमिक नंबर, और सेकेंड ऑर्बिट लिखा हुआ है, यहां सेकेंड ऑर्बिट लिखा है, ठीक है। तो आपके पास आ गया रेडियस इज इक्वल्स टू r0 के जगह a0, ऑर्बिट नंबर के जगह पे 2 का स्क्वायर, और एटॉमिक नंबर के जगह पे बस 3। सो इट इज a0 4/3, 4 a0/3, that B option is there, B option is there, 4 a0/3, B option is there। समझ पाए एकदम आराम से। हम लोग रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट पढ़े हैं r0 n²/z, जिसमें r0 होता है बोर्स का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। कहने का मतलब हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, उसी को क्वेश्चन में a0 लिखा है, बोर्स रेडियस लिखा है, इसका मतलब वही है। lithium+2 के सेकेंड ऑर्बिट में बात करना है, और lithium+2 है तो z का वैल्यू 3 है। डाटा आराम से पुट कर दो, सॉल्व करोगे, छोटा सा आंसर था, मिल गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा ऐसा, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, हाइड्रोजन एटम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिया है 1.312 इंटू 10⁶ जूल पर मोल, एक मोल का दिया है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन एटम, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन एटम्स फ्रॉम n = 1 to n = 2s। देखिए सबसे पहले इसके लिए जो आप बेसिक इक्वेशन पढ़े हैं ना एनर्जी का, हम उसको आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ थोड़ा जोड़ना चाहेंगे, ताकि वो रिलेशन आपको वैसे तो बैचेस के अंदर बताया गया है, लेकिन फिर भी आपको है ना एक बार हम यहाँ पे एक बार है ना फिर से सबको रिकॉल करा देना चाहेंगे। देखिए कोई भी nth ऑर्बिट में, इन nth ऑर्बिट, देखिए अब बहुत सारा रिलेशन हम अभी है ना आपको एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल चलेंगे। अभी न्यूमेरिकल पे ध्यान मत देना, हमको सिखा रहे हैं उसको देखो। इन nth ऑर्बिट, एनर्जी इन nth ऑर्बिट का इक्वेशन होता है 13.6, साथ में z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हर एक इलेक्ट्रॉन का अगर एनर्जी किसी nth ऑर्बिट में किसी भी स्पीसीज के लिए लिखना है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, तो आप लिखते हैं -13.6 z²/n²। अब इसमें अगर आप केवल हाइड्रोजन का बात करेंगे, फॉर हाइड्रोजन, तो भाई इसके लिए तो z पक्का है कि 1 होगा। तो अब उस केस में अगर हम nth ऑर्बिट में एनर्जी का बात करेंगे तो ये 13.6 और नीचे केवल n² होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन
बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में हो, ग्राउंड स्टेट में हो, और वहां से उसको इनफाइनाइट ऑर्बिट में भेज दिया जाए। मतलब अगर आप सोच रहे हैं ना कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, तो मैथमेटिकली अगर तुम समझो तो ये है क्या, एनर्जी फाइनल जब आपका n होगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, यहाँ टेंड्स टू का साइन होना चाहिए, हम दे दिए हैं, और जब वो इनिशियली मौजूद है n इक्वल्स टू 1 ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट में, तो इन दोनों एनर्जीज लेवल के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले मौजूद है फर्स्ट ऑर्बिट में, और फिर उसको उठा के ले जाना है इनफाइनाइट ऑर्बिट में, एटम से बाहर निकाल देना है, इनफाइनाइट ऑर्बिट में ले जाना है, तो जो आप एनर्जी देते हो उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो आप कितना एनर्जी दोगे, इन दोनों ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी का डिफरेंस। तो देखो भाई, इनफाइनाइट ऑर्बिट में हमेशा 0 एनर्जी लगता है, और अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट का बात करेंगे तो 13.6 बाई 1 का स्क्वायर करने से ये ओवरऑल तुम सॉल्व करोगे ना, तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा। मेरे कहने का कुछ मतलब है कि आप जो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखते हो, यह आपका आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम हो जाता है। हाइड्रोजन एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब अगर आप किसी भी स्पीसीज के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी लिखना चाहो, देयरफॉर अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एनी स्पीसीज लिखना चाहो ना, तो ये 13.6 इंटू स्पीसीज का जो भी एटॉमिक नंबर उसका स्क्वायर होगा, और यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एनी स्पीसीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मेनली, जब भी हम बोर्ड थ्योरी बात करें ना, तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज ही सोचते रहना, ठीक है, हर बार उतना बोलना पॉसिबल नहीं होता। आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एनी स्पीसीज विल बी, क्या हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी को जस्ट मल्टीप्लाई कर दो जेड स्क्वायर से, समझे। तो ये सब रिलेशन है, और ये रिलेशन केवल यही नहीं याद रखिएगा, हम आपको और भी रिलेशंस बता देते हैं एकदम इसी कंसेप्ट पे, एकदम इसी कॉन्सेप्ट पे। आज से तुम ये भी याद रखोगे, आज से तुम ये भी याद रखोगे कि अगर रेडियस हम लोग किसी भी स्पीसीज का लेते हैं, कोई भी स्पीसीज का अगर हम लोग रेडियस लेते हैं, तो याद रखना रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस जो 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है, वो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होता है, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है n स्क्वायर बाई जेड से, ठीक है। मान लो जैसे हम लोग हीलियम प्लस के अंदर फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस निकालना चाहते हैं, और हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस x है, तो x इंटू फिफ्थ ऑर्बिट का स्क्वायर बाई हीलियम प्लस है, तो जेड के जगह 2। तो हाइड्रोजन के साथ हमेशा कंपैरिजन में रखिए, याद रखिए इसको। और देखिए, अगर हम वेलोसिटी लिखना चाहते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन इन एनी स्पेसिस फॉर एनी ऑर्बिट, तो ये भी होगा इसी तरह से, वेलोसिटी इन फर्स्ट ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड विथ जेड बाई एन, ठीक है। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वही होता है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। आपको वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला याद है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड जेड बाई एन। तो वो जो 2.18 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड है ना, वो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है। अच्छा, आप जो एनर्जी का फॉर्मूला लिखे आप एनर्जी लिखे हैं फॉर एनी स्पेसिस, कोई भी स्पेसिस के लिए जो आप एनर्जी लिखते हैं, फॉर्मूला क्या है आपके पास, आपके पास फॉर्मूला है ना -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर।
ये जो -13.6 है वो क्या है? वो है एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। -13.6 है ये एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और साथ में आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए Z²/n²। तो सबको हाइड्रोजन के साथ आप याद रखें, क्लियर है हर किसी में। अब आइए न्यूमेरिकल देखते हैं आपका, ठीक है। ये सब चीज तो इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या बोला? बोला कि देखो भाई, हाइड्रोजन एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी एक मोल के लिए, एक एटम के लिए नहीं है, एक मोल के लिए इतना है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन, पहले हाइड्रोजन एटम का तुम निकाल लो ना, एक एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी, उसी को यहां पे यूज करोगे। जो आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिख रहा है, ये जो 13.6 दिखाई दे रहा है वो है ना आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, वहां यूज करेंगे। तो पहले एक एटम का निकालिए। तो आप चलिए न्यूमेरिकल बना रहे हैं, हम रेड कलर ले लेते हैं पेन का। अब आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, देखते हैं नीचे कितना जगह है, नहीं तो राइट हैंड साइड में बनाएंगे। चलिए सफिशिएंट जगह। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी दिया है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज गिवन एज 1.6 इंटू, बहुत लंबा चौड़ा, 1.312 10 टू द पावर 6, 1.312 10 टू द पावर 6, 1.312 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर मोल दिया है। तो तुम क्या करो, फॉर 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन के एक एटम का बात करें, दैट आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी 1.312 and 10 to the power 6 divided by 6.02 into 10 to the power 23, ठीक है। और फिर आ जाएगा ये जूल पर एटम, जूल पर एटम। थोड़ा कैलकुलेशन कर लो यार। दिस इज इक्वल्स टू कितना आ गया ये, दिस इज अबाउट टू बी 2.18 and 10 to the power -18 जूल पर एटम। ये डाटा तो आप पहले से भी जानते थे, लेकिन हमको जो डाटा दिया था वहां से निकाल के देखना था। 2.18 इंटू 10 पावर -18 जूल पर एटम, ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब देखिए, आपको अगर दो ऑर्बिट्स के बीच एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, तो हम लोग जो पहले से इक्वेशन बना के रखे पहले उसको लिखेंगे। चेंज इन एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट्स, याद कीजिए इक्वेशन आप पढ़े थे कुछ ऐसा, 2.18 एंड 10 टू द पावर -18, साथ में था Z², और यहां था 1 बाई इनिशियल ऑर्बिट का स्क्वायर माइनस 1 बाई फाइनल ऑर्बिट का स्क्वायर, याद करो। और यूनिट था आपका जूल पर एटम या जूल पर इलेक्ट्रॉन। देखिए, अगर आप ये डाटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं ना, तो 2.18 10 पावर -18 की जगह 13.6 आता है। कभी कभी माइनस बाहर रहता है, तो अगर माइनस बाहर रहता है ना, तो एन इनिशियल बाद में और एन फाइनल पहले होता है। मतलब फाइनल ऑर्बिट पहले होता है, इनिशियल बाद में होता है, तो उस समय बाहर माइनस होता है। तो इक्वेशन थोड़ा एडजस्टेबल है, समझ रहा। यहां पे ये जो डाटा तुम देख रहे हो ना, ये कुछ और नहीं है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी है हमारे हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आपसे पूछा गया कि भाई देख, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है n=1 से n=2 में, तो समय एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट, कितना एनर्जी चाहिए, तो जितना जरूरत है वो देख लो। 1 से 2 में जंप कर रहा है, तो हमारा चेंज इन एनर्जी होगा 2.18 10 टू द पावर -18, हाइड्रोजन ही है ना, हाँ हाइड्रोजन ही है। तो जेड का वैल्यू 1 का स्क्वायर हो गया,
इनिशियल ऑर्बिट 1 का स्क्वायर, फाइनल ऑर्बिट 2 का स्क्वायर, इतना जूल पर एटम चाहिए, पर एटम। देन इट इज 2.18 10 to the power -18, यहाँ पे आ गया 1 - 1/4, ये आपको ब्रैकेट के अंदर 3/4 मिलेगा, एंड इट इज 2.18 10 to the power -18 into 3/4। ठीक है, इतना जूल पर एटम का रिक्वायरमेंट है। 4 से अगर चाहो तो 2.18 को कट कर दो, 0.5 समथिंग में आ जाएगा। हाँ, लेकिन क्वेश्चन में फिर मोल दे दिया है, तो हम तो यहाँ जूल पर मोल दिया हुआ था, हम चाहते तो जूल पर मोल लेके ही बना देते, लेकिन कंसेप्ट आपको समझाना था कि आप जो 2.18 10 to the power -18 लिखते वो कुछ और नहीं होता। तो अभी जो आया है स्पीसीज वो जूल पर एटम आया है, आप इसको जूल पर मोल में बदल लीजिए, जस्ट मल्टीप्लाई विथ एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, सो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल हाइड्रोजन, तो आपके पास आया है 2.18 10 to the power -18 into 3/4 and multiplied with 1 mole, 1 mole, 1 mole, that is 6.02 into 10 to the power 23, and the unit is joule per mole, joule per mole। कितना आ रहा है ये? चलो हम डाटा ऐसे लिख देते हैं, 2.18 and 6.02 and 3 नीचे 4 into 10 to the power -18 this 5 जूल पर मोल। कितना आ जाएगा ये रफली पे? चलो ना, 6 दूनी 12 बातें 36/4, लगभग 9 से स्टार्ट होगा। ठीक है, लगभग 9 से स्टार्ट होगा, 9 पॉइंट समथिंग होगा, 9.8, 9.8 समझ में आ रहा है? 9.8 समथिंग, 9.84 10 to the power 5, 9.84 10 to the power 5, ये बी ऑप्शन मानते हैं। ठीक है, निकट में उसके नजदीक पे कोई है नहीं तो चिंता करने वाली बात है। 9.84 अगर नजदीक रहता तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते, यहाँ पे कुछ है नहीं। 9.84 इंटू 10 to the power 5 जूल पर मोल। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बनने के पीछे आपको बहुत कुछ सीखना होगा। देखिए, आप में से बहुत कोई के दिमाग में हो रहा होगा, जब फाइनली पर मोल ही निकालना था तो फिर पर एटम बदले क्यों? देख भाई, एग्जामिनेशन में आएगा तो तुमको पर एटम बदलने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये सीखने वाली जगह है, यहां तुमको सीखना होगा कि पर एटम के हिसाब से ही आपको है ना शुरू से पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब आप सीख लिए कि यहाँ पर मोल था, नीचे भी हमको एक ही मोल के लिए चाहिए था, तो आप डायरेक्ट मोल को भी यूज कर सकते थे, जैसे हम आपको समझा रहे हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, सब कोई डाटा पे देखिएगा, आप जो यहाँ पे 2.18 इंटू 10 to the power -18 लिखे, ये जो 2.18 10 power -18 था, ये जूल पर एटम था ना, तो आप यही चाहते तो जूल पर मोल के हिसाब से 1.312 10 to the power 6 जूल पर मोल यूज कर सकते थे। ठीक है, 2.18 10 power -18 के जगह पे 1.312 इंटू 10 to the power 6 जूल पर मोल यूज कर सकते थे। ठीक है, तो समझिएगा चीजों को, खास तौर पे इस रिलेशन को दिमाग में रखिएगा, ये आगे आपको और भी ज्यादा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स में काम आने वाला चीज है कि किसी भी स्पीसीज का अगर आयनाइजेशन एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी या एनर्जी लिखना होगा तो उसको हाइड्रोजन के साथ कंपैरिजन करके आप कैसे दिखा सकते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 लिखा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। सेकेंड बोर्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बताना है। देखिए भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए।
एंड आप पढ़ के रखे हैं कि mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई, पढ़े हो ना? mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं mv इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई r? सही है। अच्छा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? हम इक्वेशन 1 में इसको सेट करने जा रहे हैं, हम इसको इक्वेशन 1 में सेट करने जा रहे हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं mv स्क्वायर या m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एंड r स्क्वायर? लिख सकते हैं ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। लेकिन हमको तो काइनेटिक एनर्जी में mv स्क्वायर चाहिए। तो अगर आपको mv स्क्वायर चाहिए तो n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, और एक m को नीचे भेज दीजिए, एक m को नीचे भेज दीजिए। अब mv स्क्वायर के जगह पे इक्वेशन 1 में इसको पूरे को यूज करो। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तुम्हारा इक्वेशन 1 क्या हो गया कि दैट योर काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर के जगह पे n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, और एक मास m है नीचे। बहुत बढ़िया। थोड़ा डाटा पे आइए, थोड़ा ऑप्शंस को देखने दीजिए। यहाँ ए नॉट जो है वो बोर्ड्स का रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट का, बोर्ड्स का रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट का। चलिए देखिए, थोड़ा इसको राइट हैंड साइड में ले चलो। इक्वेशन याद रखना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2 और 4 8 हो जाएगा। एक बार इसको लिख देते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 दूनी 8, 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम। ठीक है, चलिए इसको लेके चलते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 सॉरी 4 नहीं 8, 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एम, ये था 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एम था। ठीक है, कहीं से हमको आर को हटाना पड़ेगा। अच्छा, क्या हम लोग रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऐसा पढ़े थे, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इनटू n स्क्वायर बाई जेड? सही है ना, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट n स्क्वायर बाई जेड, करेक्ट है। इसको उठा के ऊपर वाले इक्वेशन में लिखो। सो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स n स्क्वायर एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर, और r के जगह पे हम लोग पुट कर रहे हैं तो r नॉट स्क्वायर n पे पावर 4, और नीचे z का z स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में एक मास m है। बढ़िया है, थोड़ा सिंप्लीफाई करो। दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, नीचे से ऊपर चला गया, और ये n स्क्वायर के साथ, n स्क्वायर के साथ देख रहे हो ना, n का पावर 4 है, n स्क्वायर के साथ n का पावर 4 कट के 2 बच गया, और तो सब ठीक ठाक। तो आपके पास आया ये जेड स्क्वायर नीचे से ऊपर चला गया, जेड स्क्वायर एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एम। चलो बहुत बढ़िया। अब आखिर ये काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन में सेकंड ऑर्बिट के लिए लिखना था। फॉर सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन है तो जेड का वैल्यू 1 होगा, और सेकंड ऑर्बिट है तो इनका वैल्यू 2 होगा।
आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी वाले इक्वेशन में। तो मेरे पास आया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू जेड के जगह पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे h का स्क्वायर, नीचे देखो 8 पाई स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर, एन स्क्वायर कहने का मतलब 2 का स्क्वायर और मास। तो ऊपर हो गया h स्क्वायर, नीचे जरा गौर से देखिएगा 8 4 8 और ये 2 का स्क्वायर 4 32 हो गया। फिर यहाँ पे पाई स्क्वायर है, फिर आर नॉट का स्क्वायर है और m है। मेरे हिसाब से ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। h स्क्वायर नीचे है 32 पाई स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर m, थर्टी टू। सी ऑप्शन देखिए ध्यान से, सी ऑप्शन को देखिए ध्यान से, एच स्क्वायर बाई 32 पाई स्क्वायर एम ए नॉट स्क्वायर, हम आर नॉट लिखे हैं, आई नॉट। तो कंसेप्ट सीखिए। आपके सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ एम बी स्क्वायर, और ये हम लोग सब कोई जानते हैं, बोर्स थ्योरी में आपको एकदम इंपॉर्टेंट की तरह पढ़ाया गया है कि एंगुलर मोमेंटम विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। आप m और v को एक साथ लिखे एन एच बाई 2 पाई आर, एन एच बाई 2 पाई आर। लेकिन हम ऊपर देख रहे थे हमको काइनेटिक एनर्जी में एम भी स्क्वायर चाहिए था, दोनों तरफ स्क्वायर किए। फिर हमको तो एम भी स्क्वायर चाहिए था, हमको एम स्क्वायर भी स्क्वायर थोड़ी ना चाहिए था, तो एक एम को नीचे भेज दी और फिर उसको उठा के इक्वेशन में रखें, सिंप्लीफाई कर दिए। रेडियस का वैल्यू फिर रिप्लेस करना था क्योंकि आर नॉट ऑप्शन में दिख रहा था। ठीक है, सिंप्लीफाई करके ये सॉल्व किया। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 लिखा है, द रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर्ड्स ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम, द रेडियस फॉर द सेकेंड बोर्ड्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, द रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर्ड्स ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम, सेकेंड बोर्ड्स ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। थोड़ा डाटा पे हम लोग ध्यान देंगे। देखो ये प्लैंक कांस्टेंट उसी हिसाब से है जैसा हम लोग पहले से पढ़ के रखे। इलेक्ट्रॉन का मास भी लगभग वही है जो पहले से हम लोग पढ़ के रखे। ठीक है, चार्ज भी लगभग वही है जो आप पहले से जानते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम वो भी वही है जो हम लोग डाटा जानते हैं पहले से। तो आपको नया डेराइवेशन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जो पुराना इक्वेशंस पढ़े हैं उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जेई का क्वेश्चन है और ये सब डाटा देके आपको एक तरह से बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चन बनाने का सही मेथड है कि आप सही समय पे फिर से डेरिवेशन करें। लेकिन हम दूसरा चीज भी आपको बताते हैं, ये डाटा देने का दूसरा कारण ये है कि अगर कोई डेरिवेशन करे तो फंस जाए, इतना समय में बनेगा ही नहीं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, डाटा सबको थोड़ा चेक कर लेते हैं कि क्या ये डाटा सब वही सब ऑर्डर है जो हम लोग पहले से फॉलो अप करके रखे हैं। बिल्कुल है। तो भाई आपको डेरिवेशन के थ्रू मत जाइए, सीधा फॉर्मूला यूज कीजिए और काम कर लीजिए। क्या हम लोग ऐसे पढ़ रखे हैं, रेडियस इन nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू 0.53 एंगस्ट्रम, और साथ में हम लोग का होता है n स्क्वायर बाई जेड। अब अगर आप हाइड्रोजन के केस में सेकेंड बोर्स ऑर्बिट का बात करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा अपना 0.53 एंगस्ट्रम। सेकेंड ऑर्बिट मतलब 2 का स्क्वायर और हाइड्रोजन का स्पेसिस मतलब 1, तो इसका मतलब ये वैल्यू हो गया अपना 0.53 एंगस्ट्रम multiplied with 4, and the value is 0.53 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आगे लगा दो एंगस्ट्रम। तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया, 12 का 2, 2.12 एंगस्ट्रम, दैट इज डी ऑप्शन। अब आप देखिए, आप जेई का क्वेश्चन बना रहे हैं और ये 4 लाइन के अंदर आंसर आ गया। पता है ये ट्रैप होता है, एक्चुअली ये ट्रैप होता है। हम आज बोल रहे हैं कि आपको 4 लाइन में आंसर आ गया,
लेकिन कल ये हो सकता है 4 लाइन में जो आंसर आएगा वो गलत हो जाएगा। तो उसके लिए आपको परफेक्ट आंसर कैसे मिलेगा भाई, यहां पे डाटा जो दिया रहेगा ना उसको देख लीजिएगा एक बार। अगर ये डाटा सब लगभग वही है जो आप लगभग, मतलब देखो हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 यूज करते हैं। यहां उसको ज्यादा एक्यूरेट करके 264 4 डिजिट तक दे दिया गया आगे डेसिमल के बाद। हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास क्या यूज करते हैं, 9.1 इंटू 10⁻31, लगभग वही है। हम लोग इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या यूज करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻19, वही है। हम लोग एप्सिलॉन नॉट, वैसे आप एप्सिलॉन नॉट नहीं पढ़े हैं, 11 स्टूडेंट है, लेकिन आप इसका वैल्यू यही होता है 8.85 इंटू 10⁻12, हम लोग डेरिवेशन में यूज करते हैं। ठीक है, तो भाई सेम है, तो हम पूरा डेरिवेशन करेंगे नहीं, हम सीधा फॉर्मूला जो पढ़े उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 लिखा है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, पहला ऑर्बिट के अंदर उसका एनर्जी है -13.6 eV। Which of the following energy value of excited state for electron in Bohr's orbit of hydrogen is correct? देखिए, in nth orbit एनर्जी होता है 13.6 इंटू Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं, अगर आप हाइड्रोजन का बात कर रहे हैं तो Z का वैल्यू 1 है, तो आपके nth ऑर्बिट में एनर्जी का वैल्यू आ रहा है 13.6 बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट देख लो। अगर आप n = 1 का बात करेंगे तो आपका एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो आपके क्वेश्चन में भी मेंशन है, लिखा है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट इज -13.6। अब आइए आगे, अगर हम n का वैल्यू 2 ले, मतलब सेकंड ऑर्बिट, तो क्या ये मेरा एनर्जी -13.6 और नीचे 2 का स्क्वायर बोलो तो 4 आ जाए, और ये कट के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए? सही है। अब आ जाओ इसके बाद, अगर हम n का वैल्यू 3 ले लें तो एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट -13.6, ठीक है, नीचे 3 के जगह पे अब ये सॉरी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो क्या ये सॉल्व होके -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाए? सही है। अब आप आइए, चलिए हम लोग है ना देखते हैं कि कौन कौन सा पॉसिबल है। तो कुछ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी वैल्यू ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज पॉसिबल। आप ये देखिए ना, पहला ही ऑप्शन आपका पॉसिबल है -3.4, देखो ये सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, यहां पे आ रहा है। 4.2 नहीं आएगा क्योंकि 13.6 आया पहला ऑर्बिट में और सेकंड ऑर्बिट में 3.4 आ गया, तो 4.2 बीच में है ही नहीं। 6.8 भी नहीं होगा और प्लस तो हो ही नहीं सकता। अगर पूछता ना, अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि कौन एक है जो हो ही नहीं सकता, तो डी आंसर था। इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा नेगेटिव होता है। अगर आप बिना बनाए कौन है जो नहीं होगा, अगर ये टिक करना है, एक ही ऑप्शन है, तो प्लस वाला होगा। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में हमेशा माइनस होता है, पॉजिटिव कभी नहीं होता। और बाकी अभी तो आप न्यूमेरिकल देख लिए कि ये 3.4 वाला -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला पॉसिबल है, बाकी सब नहीं। ठीक है, तो धीरे धीरे क्वेश्चंस बन रहा है, आपके सामने रखा जा रहा है, देखते चलिए, समझते चलिए। 35 लिखा है फॉर इमिशन लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन फ्रॉम इनिशियल ऑर्बिट 8 टू फाइनल ऑर्बिट n, इमिशन लाइन है, इसका मतलब ऊपर से इलेक्ट्रॉन किसी लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा, और वो एनर्जी फिर फर्दर किसी प्रिज्म से पास करके स्पेक्ट्रम बनाएगा, इमिशन लाइन बनाएगा। आपसे पूछा गया कि इसमें जो प्लॉट हम लोग करेंगे वेव नंबर बोलो तो 1/λ,
और 1/n² का उसका क्या होगा? पहले आप रेडबर्ग इक्वेशन लिख लीजिए। रेडबर्ग इक्वेशन हम लोग ऐसा पढ़े थे कि 1/λ इज इक्वल्स टू रेडबर्ग कांस्टेंट। z हटा देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का बात है तो z का वैल्यू 1 होगा। और आप पढ़े थे 1/ इनिशियल ऑर्बिट का स्क्वायर, इनिशियल ऑर्बिट का स्क्वायर -1/ फाइनल ऑर्बिट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 1/λ। यहां है रेडबर्ग कांस्टेंट 1/ इनिशियल ऑर्बिट कौन है? तो इनिशियल ऑर्बिट है आपका 8th ऑर्बिट, और फाइनल ऑर्बिट कौन है? तो कोई nth ऑर्बिट। आप इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए। 1/λ इज इक्वल्स टू क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं? RH 1/64 और -1/n²। आप थोड़ा ये RH को अंदर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/λ इज इक्वल्स टू RH/64 माइनस RH 1/n²। 1/λ को ही हम लोग है ना वेव नंबर कहते हैं। वेव नंबर रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार विच इज इक्वल्स टू RH/64 माइनस RH इंटू 1/n²। देखिए, अगर आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पहले से पढ़ के रखें, मैथमेटिक्स में है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में हम थोड़ा आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में सिखाना चाहेंगे। देखो, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ना, आपको यहीं यहीं पे प्लॉट करते हैं। देखिए, उसमें आपके पास एक वर्टिकल एक्सिस होता है जिसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं, फिर एक हॉरिजेंटल एक्सिस होता है जिसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, और वहां पे कोई एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं। उस लाइन का फॉर्मेट होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये हम थोड़ा आपको मैथमेटिक्स पे भी बात कर रहे हैं। y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। इसमें जो m होता है वो लाइन का स्लोप होता है, और जो c होता है वो y एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है। y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कि वो कहां कट रहा है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है। अब आप अगर इस दिए गए इक्वेशन को, इस इक्वेशन का हम बात कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से इसको कंपेयर कीजिएगा तो आपको वर्टिकल एक्सिस पे न्यू बार मिलेगा, हॉरिजेंटल एक्सिस पे 1/n² मिलेगा। जहां आप m देख रहे थे वहां पे आप -RH पाओगे, और जहां आप c देख रहे थे वहां RH/64 पाओगे। दिमाग शांत करो। वर्टिकल एक्सिस पे आपको न्यू बार मिलेगा, मतलब ये न्यू बार। हॉरिजेंटल एक्सिस पे आपको 1/n² मिलेगा। जो इसका y इंटरसेप्ट है वो कहीं यहां है, और वो कितना है सर? तो RH/64 है। लेकिन जो स्ट्रेट लाइन तुम यहां बनाओगे वो पॉजिटिव स्लोप नहीं होगा, उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा, तो वो यहां से स्टार्ट होके कहीं नीचे आएगा। ये स्ट्रेट लाइन का वैल्यू है, और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो एक्चुअली -RH होगा। इतना सारा चीज आपको इस इक्वेशन से निकाला गया। अब आप इसको ट्रायली ऊपर है ना जो ऑप्शन दिया है उससे मैच करने का कोशिश करें, जो ऊपर ऑप्शन दिया उससे मैच करिए। देखिए, पहले पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। फॉर इमिशन लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन फ्रॉम इनिशियल ऑर्बिट 8 टू फाइनल ऑर्बिट n, द प्लॉट ऑफ वेव नंबर अगेंस्ट 1/n²। वेव नंबर वर्टिकल एक्सिस पे, 1/n² हॉरिजेंटल एक्सिस पे विल बी, क्या होगा? पहला ऑप्शन है नॉन लीनियर, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है लीनियर विद स्लोप -RH, मेरे हिसाब से तो यही सही है। वैसे तीसरा पढ़ लो, लीनियर विद स्लोप RH, पॉजिटिव स्लोप नहीं है। लीनियर विथ इंटरसेप्ट -RH, ना, इंटरसेप्ट -RH नहीं है, इंटरसेप्ट है एक्चुअली RH/64। तो बी आंसर करेक्ट है, बाकी ए सी और डी में कुछ ना कुछ गलत है।
लीनियर विथ स्लोप माइनस आर एच। देख लीजिए आप, लीनियर यही है ग्राफ, लीनियर तो है ही, स्लोप कैसा है, माइनस आर एच। ठीक है, अगर इसमें रहता लीनियर विथ इंटरसेप्ट आर एच बाई 64, वो भी सही हो जाता। ठीक है, तो ये सब चीज थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है, क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट करना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। जीमेंस इफेक्ट के बारे में बोला है। जीमेंस इफेक्ट इज ड्यू टू, क्या होता है जीमेंस इफेक्ट में,